तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विकिरण तथा द्रव की जरूरत प्रकृति का लेक्चर नंबर 26। और ये आखिरी लेक्चर है हमारे जो है इस चैप्टर का। प्रकाश विद्युत प्रभाव और जो है विकिरण तथा द्रव की जरूरत प्रकृति का हमारा जो है आखिरी चैप्टर है। और इसके बाद जो हम समाप्त करेंगे चैप्टर को। और तो आज हम जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेविएशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट जो हमारा रह गया था, वो थोड़ा सा उसको कंप्लीट करेंगे। और जो है चैप्टर की समरी के साथ जो हम कुछ फॉर्मूले, जो मैंने आपसे बोला था पहले कि मैं फॉर्मूला जो है कुछ आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, तो मैं वो भी बताऊंगा। और बस इसी के साथ हम हमारा चैप्टर समाप्त कर देंगे। तो हमारी जो है सरनी यही समाप्त होगी। और 26 लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर के। तो बड़ा लंबा चला गया, बट कोई नहीं। तो आशा है कि आपने मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ी होगी। अगर आपने पढ़ी होगी तो आपका जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो है गलत। अगर लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अभी भी मौका है, आप जो है पढ़ सकते हो। अभी भी जो है मेरे पूरे लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जाइए, आप एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और जो है एनसीईआरटी के बाद जो है कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं एक्सरसाइजेस के तौर पे बाद में, तो आप उन्हें सॉल्व करिए। और जो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो मैंने पढ़ाया हो और वो नहीं उसमें से ना हो, तो ऑब्वियसली मतलब सारा आप कर लोगे। आप सारे क्वेश्चंस बस उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा फॉर्मूलेस को। और चलिए इस समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। तो आज हम पढ़ेंगे डेविसन और जर्मर प्रयोग को कंप्लीट करेंगे और थोड़ा सारांश देखेंगे इस चैप्टर का। तो ये जो है मैं आपको समझा चुका हूँ, एक बार और समझा देता हूँ आखिरी बार। तो यहाँ से जो है ये है जो अपनी इलेक्ट्रॉन गन होती है। इसमें जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन की जो धारा निकलती है। तो मैंने आपको जैसे पहले बना के बताया था। तो थोड़ा ऊपर नीचे बन गया, बट कोई नहीं। मैंने आपको बताया था जैसे कि यहाँ पे अगर एक बड़ा छेद कर दिया जाए और यहाँ पे जो है एक छोटा सा छेद कर दिया जाए, तो इसको जो है छेद को ऐसे जोड़ा जाए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डाले जाए। तो आपको अलग से जो है वो दिख रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जाएंगे, तो जाने के बाद क्या होगा? ये लोग जो है अगर ऐसे ऐसे जा रहे थे अभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इतनी बड़ी जो है मान लीजिए धारा में, तो वो ऐसे 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 बहुत मतलब एक बहुत पतली धारा में और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए। तो ऐसा जो है इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे करता है और इसी तरह प्रकार से जो है इसी बीम को जो है यहाँ से भेजता है। यहाँ पे निकल का जो है लक्ष्य लगा होता है, जहाँ से जो है विपरीत हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन जो है अपना थीटा एंगल पर। थीटा एंगल विपरीत होने के बाद जो है यहाँ पर लगा होता है अपना संग्राहक, जो कि इन इलेक्ट्रॉन को जो है पकड़ता है। ये जो है अपना जो है ऐसे चक्र की फॉर्म में या गोल गोल आकार में बना होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को जो है पकड़ता है। उसके बाद उसके साथ लगा होता है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है कि छोटे से छोटे करंट को जो है मापता है। और उससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है करंट है। मैंने आपसे बताया था इसका लक्ष्य क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि इसका लक्ष्य जो है वो है जो है तरंग दैर्ध्य को निकालना। और ये देखना कि ये जो तरंग दैर्ध्य है वो डी ब्रूगली जो तरंग दैर्ध्य आई थी। रुकिए जरा मैं चार्ज पे लगा दूं। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो हमको जो है यहाँ से तरंग दैर्ध्य निकालनी है। और उस तरंग दैर्ध्य को चेक करना है। ये जो है डी ब्रोगली की जो तरंग दैर्ध्य आई थी। मैं यहाँ पे डी लिख दे रहा हूँ। ये तो माउस से लिखा नहीं आता, बट कोई नहीं। तो हमको बस यही चेक करना है कि जो तरंग दैर्ध्य इसकी हमने निकाली है इसकी मदद से, तो अगर द्विध्रुवीय तरंग दैर्ध्य से बराबर आ जाती है तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि द्विध्रुवीय तरंग दैर्ध्य जो है वो सही है और उनका सिद्धांत भी सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द्विध्रुवीय तरंग दैर्ध्य लैम्डा जो है वो समीकरण 11.11 के उपयोग से v बराबर 54 के लिए इलेक्ट्रॉन का मान निम्न होगा। तो जो है सबसे पहले हम उसकी थ्योरी देख लेते हैं। हाँ, मतलब द्विध्रुवीय तरंग दैर्ध्य हाँ। ये तो द्विध्रुवीय तरंग दैर्ध्य लैम्डा समीकरण 11.11 के उपयोग से v बराबर जो है 54 के 54 वोल्ट, वो 54 वोल्ट के विभवांतर के लिए इलेक्ट्रॉन का मान क्या होगा? तो जो है हमको फॉर्मूला पता है कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर एच बटा पी होता है। और एच बटा पी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1.227 बटा अंडर रूट वी। तो वहां पर हमने जो विभवांतर की जो है अपनी वैल्यू रखी और जो है अपना क्या आंसर आया 0.167 नैनोमीटर। तो ये जो है द्विध्रुवीय तरंग दैर्ध्य आ गई।
तो जो है हमने फिर नॉर्मल जो है तरंग दैर्घ्य निकाली थी, तो वो आई थी 0.165। जो मतलब इसमें मैं लिखना भूल गया, बट कोई नहीं। यहाँ पे याद रखिए, जो इस एक्सपेरिमेंट से जो है निकाली गई थी जो तरंग दैर्घ्य वो आई थी 0.165 नैनोमीटर। तो ये किसके लगभग बराबर है? 0.167 नैनोमीटर। तो जो है हमारा जो वैसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकली थी वो थी 0.165। और द्विध्रुवीय तरंग दैर्घ्य कितनी आ गई? एक जी 0.167। तो मैंने बीच में इक्वल का साइन नहीं लगाया, लगभग इक्वल का लगाया है, तो मतलब लगभग लगभग इक्वल है। तो इतना तो चलता है क्योंकि नैनोमीटर वैसे ही माप रहे हैं, और एक जैसे जो शून्य से भी 3 डिजिट पीछे माप रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नैनोमीटर में, तो इतना फर्क तो है, अपन उसको छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है ये लगभग जो है बराबर आई। तो अतः दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के सिद्धांतिक तथा प्रयोग द्वारा प्राप्त मानों में उत्तम सहमति है, मतलब दोनों में सहमति है। डेविसन जर्मर प्रयोग इस प्रकार प्रभावशाली रूप से इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति तथा दे ब्रोगली संबंध की पुष्टि करता है। प्रकाश की तरंग प्रकृति के लिए किए गए दिवक्षीरी प्रयोग के समरूप इलेक्ट्रॉन पुंज की तरंग प्रकृति को सन 1989 में प्रायोगिक रूप से प्रदर्शित किया गया। सन 1994 में भी आयोडीन अणुओं जो इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग 10 लाख गुने भारी हैं के साथ व्यक्तिकरण फ्रिंजें प्राप्त की जा चुकी हैं। इसके बारे में जो है आपने फ्रिंज जो चैप्टर इंटरेक्शन जो चैप्टर था उसमें पढ़ा होगा पहले ही। तो आगे डी ब्रोगली की परिकल्पना आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी के विकास में आधार रही है। इसने इलेक्ट्रॉन प्रकाशिकी विषय को भी विकसित किया है, और इलेक्ट्रॉन के तरंगीय गुणों का उपयोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के निर्माण में किया गया है, जो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की तुलना में उच्चतर विभेदन के कारण एक बहुत बड़ा सुधार है। तो यहाँ पे जो है हमारा खत्म होता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। अच्छे से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी किया है, और इसके जो है डेविसन एक्सपेरिमेंट किस लिए किया गया था वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और बस यहाँ पे अपना डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। बाकी मैंने आपसे यहाँ जो है अपनी एनसीईआरटी ही खत्म हो गई। लास्ट में जो है हमको ये दी हुई है टेबल। तो ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है क्योंकि जो इसमें विमाएं दी हुई हैं, रुकिए एक पेन ले लूं। जो आपको ये विमाएं दी हुई हैं, तो ये तो जो जो है आप खुद ही निकाल सकते हैं, अगर आपको जो है बल की और जो है ऊर्जा वगैरह की और जो है आपकी एनर्जी जिसको बोलते हैं उसकी उसके उसकी अगर विमा याद है तो आप सारी विमा खुद ही निकाल सकते हो। इन विमाओं को याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, 11वीं में तो पढ़ा ही होगा कि कैसे विमाएं निकालते हैं, तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा नहीं, तो वो आप खुद ही कर सकते हैं। और ये जो है इनकी मात्रक है, तो मात्रक जरूर आप एक बार देख लीजिएगा कि मात्रक जरूरी है। और कहीं भी किसी भी मात्रक जो है आपका छूट ना जाए। कभी भी आप कोई भी यही उदाहरण कर रहे हो या फिर कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो तो मात्रक हमेशा लिखें। मात्रक जो है वो हो सकता है कि अगर टीचर जो चाहे तो आपका अगर मात्रक ना लिखने पर आपके जो है नंबर काट सकता है, तो मात्रक हमेशा लिखें। प्रतीक जो है यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि प्रतीक मतलब कि क्यों जो है इसको किस चीज से दर्शाया जाता है। जैसे प्लैंक स्थिरांक है, इसको सबको पता है कि इसको जो है एच दर्शाया जाता है, और इसकी जो मात्रक क्या होती है वो जो है जूल सेकंड होती है। और इसकी टिप्पणी क्या है? ई बराबर एच वी जो इसका फॉर्मूला होता है। और इसको जो ई बराबर एच सी बटा लेमडा भी होता है, क्योंकि अपन वी जो है वो यहाँ पर वी मैं लिख देता हूँ। और जहाँ पर वी जो है सी बटा लेमडा के बराबर है, और ई बटा है जो एस सी बटा लेमडा जो है वो अपना है। तो चलिए, उसके बाद जो है अपना अगला क्या है? निरोधी विभव। तो ये सबको पता है
निरोधी वेब जो है अपना वी नॉट से दर्शाया जाता है। Ml2T-3 A- इसकी विमाएं हैं। और जो है मात्रक इसका वी है, विभवांतर जो है वोल्ट में ही नापा जाता है। और ईवी नॉट बराबर के उच्च जो है इसका फॉर्मूला होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले बता चुके हैं। कार्यफलन जो है सबको सबसे पहले जो याद करिए मैंने पढ़ाया था कि कम से कम वो ऊर्जा जिसके बिना जो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता, उसको कहते हैं कार्यफलन। और ये जो है इसको इस चीज से दर्शाया जाता है। और Ml2T-2 ये भी जो है एक एनर्जी है, तो उसको जो है वही उसकी यूनिट रहेगी। और जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है इसको हम मात्रक के रूप से इसको दर्शा उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, इसमें भापा जाता है। और के उच्च की जो वैल्यू वो E-5 नॉट होती है, जिसमें 5 नॉट जो है अपना कार्यफलन है। और फिर हमने पढ़ी थी दहली आवृत्ति। हमने ऐसा कहा था कि जो मिनिमम जो है आवृत्ति जो है, कम से न्यूनतम आवृत्ति जो है, वो जिसके बिना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता, उसको दहली आवृत्ति कहते हैं। उसको जो है अपना वी नॉट से दर्शाया जाता है। T1 जो है इसकी विमाएं होती हैं। मात्रक हर्ट्स होता है, आपको पता है ये फ्रिक्वेंसी जो है वो मतलब आवृत्ति जो है वो हर्ट्स में नापी जाती है। फॉर्मूला इसका वी नॉट बराबर 5 नॉट/h होता है। फिर डी ब्रोगली तरंग की बात करिए तो डी ब्रोगली तरंग लैम्डा होती है, जिसको विमाएं जिसकी एल होती हैं। और मात्रक इसका एम होता है। और जो है लैम्डा की वैल्यू जो होती है वो h/p होती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सारांश, तो अब सारांश की बात करते हैं। अपना जो चैप्टर यहीं पे खत्म हो चुका है, तो फूड जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है खत्म हो चुका है चैप्टर। एक बार उसका सारांश देखेंगे और आज इस लेक्चर को खत्म कर देंगे। तो ये देखिए, मैं जैसे पहले आपको बताया स्रोत ऐसे है। यहाँ से जो है प्रकाश आता है वो इस क्वार्ट्ज ग्लास से होता हुआ इस पट्टिका पर पड़ता है। इलेक्ट्रॉन इस पट्टिका से बाहर आते हैं और वो इस पट्टिका की तरफ जाते हैं। ये पट्टिका से इलेक्ट्रॉन फिर वापस से जो है सर्किट को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर जो है दिक् परिवर्तक लगा होता है, जो कि विद्युत धारा को जो है परिवर्तित करता है। और यहीं से जो है अपना जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। आगे देखते हैं। आगे हमने एक ग्राफ पढ़ा था कि कैसे जो है प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर। और मैं हमने इसको आपको बहुत अच्छे से समझा था कि कैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से जितनी प्रकाश की तीव्रता तीव्रता बढ़ाओगे, उतनी ही तीव्रता से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उतनी ही तीव्रता से वो उस दूसरी पट्टिका पर जाएंगे। जब उतनी जो मैंने बताया था कि धारा होती क्या है, धारा होती है कि इलेक्ट्रॉन जितनी तेज चलेगा उतनी धारा होगी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उनके जो है चालकता को ही जो धारा कहते हैं, मतलब जितनी तेज वो चलेंगे उतनी ज्यादा धारा होगी। तो अब जब प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत तेजी से चलेंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन तेजी से चलेंगे तो धारा भी अपनी ज्यादा होगी। तो उत्सर्जित होने वाले प्रति सेकंड प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती है। ये जो है इस ग्राफ का है मतलब है। और फिर हमने दूसरा ग्राफ पढ़ा था जिसमें हमने जो है अलग अलग जो है तीव्रताएं ली थी। और उसको ये देखा था कि कैसे जो है प्रकाश धारा होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो मतलब प्रकाश धारा होती है विभव के लिए। तो यहाँ से जो है अगर हम देखें तो प्रकाश विद्युत जो है विभव धारा एक दूसरे के बिल्कुल सीध है। आगे जाके मतलब सीधे ही हो जाते हैं, मतलब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शुरुआत में जो है बिल्कुल बढ़ते हैं, एक एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ता है। हाँ, क्योंकि विभव को जो है आप बढ़ाओगे तो जो है वो इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचेगा। पट्टिका इस पट्टिका का विभव आप बढ़ाओगे तो जो है जो धनात्मक विभव जब बढ़ाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ खींचेगा, बल लगाएगा उस पर। उससे जो है प्रकाश धारा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप उसको जो है कम करते हो, अगर यहाँ तक यहाँ से तो जो बढ़ेगी, लेकिन अगर आपने उसको कम किया, मतलब आपने जो है नेगेटिव जो है धनात्मक की जगह ऋणात्मक विभव जो है वो अगर आपने बढ़ा दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा पीछे की तरफ। धीमे धीमे जो है जो अपनी धारा कम होती जाएगी और एक समय पर जीरो हो जाएगी। तो मैंने आपको इसका कारण बताया था कि कैसे जो है ये सारे के सारे जो है तीव्रताएं मिल रही हैं एक ही विभव पर आके। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो है अब एक बार में जब वो सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगी तो इलेक्ट्रॉन बचेगी नहीं, तो खींचेगी क्या? उसके बाद इसलिए जो है ये लाइन सीधी हो जाती है। और जब आप मान लीजिए बल आपने निरोधी विभव इतना बढ़ा दिया कि वो जो है पूरे इलेक्ट्रॉन को रोक देता है, तो उनकी जो है फर्क नहीं पड़ता कि उनकी तीव्रता क्या थी। जब से सबको उतने इतना बल लगा दिया कि वो जब से तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन को ही रोक देगा, तो आप जितनी चाहे तीव्रता बढ़ा लीजिए, वो जो है इलेक्ट्रॉन इस पट्टिका पर नहीं आ पाएगा और निरोधी विभव जो है अपना जीरो हो जाएगा। तो वो जो है तीव्रताओं का फर्क नहीं पड़ता है उससे। अगर उसको जीरो होना होगा वो होगा। और जो है निरोधी वेब जो अपना जो होगा वो माइनस का वी नॉट उसको वो वही रहेगा, अगर अलग अलग तीव्रताएं ली तो भी। क्यों? क्योंकि अगर आपने जो है ऋणात्मक विभव बढ़ाया इस पट्टिका का, तो एक टाइम पे जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन रोक देगी, तो उसी को कहते हैं अपन निरोधी विभव। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा अपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। के उच्च बराबर ईवी नॉट जो है इसका फॉर्मूला है। और इस पे मतलब फॉर्मूला है, और मैंने इसको इसलिए लगाया क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट है।
और जो है के उच्च की जो वैल्यू होती है ईवी नॉट कहाँ से आई मैं बता चुका हूँ आपको, जो है आपने पहले पढ़ा होगा। जब प्रकाश विद्युत क्षेत्र, जब प्रकाश विद्युत उसमें क्या बोलते हैं विभवांतर के चैप्टर में जो है जब आप पढ़ रहे होंगे, वहां पे आपने इसको बिल्कुल पढ़ा होगा। तो जो है के की वहां पर वर्क डन के बराबर था, या के के बराबर, तो के जो है वर्क डन के ही बराबर होता है कार्य के, तो कोई फर्क उसमें पड़ता है। तो ये जो है फिर हमारा तीसरा जो है ग्राफ है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे संतृप्त धारा है, जो सेचुरेशन पॉइंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये जो है संघनक पट्टिका का विभव है, और ये प्रकाश विद्युत धारा है। तो मैंने आपको दिखाया था कि जो है ये विभिन्न आवृत्तियों के लिए जो है कैसा जो है ये करता है। तो एक टाइम पे आने के बाद जो है तीनों जो है एक ही लाइन में आके मिलती हैं आवृत्तियां। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है मैंने आपको बताया था कि जब आवृत्ति बढ़ाने से कुछ नहीं होता, जब आपने इतनी जो है विभव बढ़ा दिया कि वो जो सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो वो खींचेगा किसे? जब इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं तो वो खींचेगा किसे? जब इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं तो धारा भी नहीं होगी। तो इसलिए जो है आप जो आवृत्ति अलग अलग भी ले लेंगे तो वो मिलेंगी एक ही संतृप्त धारा पर। अपवर्तित विकिरण की एक निश्चित आवृत्ति के लिए पट्टिका ए पर दिया गया निम्नतम ऋण मंदक विभव वी नॉट, जिस पर प्रकाशित धारा शून्य हो जाती है, अतः कट ऑफ अथवा निरोधी विभव कहलाता है, जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल इंग्लिश में कहते हैं। अगला जो है अपना चित्र जो है ये रहा, जिसमें जो है धातु ए है, एक धातु बी है। इसमें केवल ये बताने के लिए है कि जो है इसमें सबसे पहले तो जो है आपका जो है विभव है, जो क्या बोलते हैं सबसे पहले जो 2 मिनट डेली आवृत्ति है, उससे कम अगर आवृत्ति होगी तो ये जो है जीरो रहेगा, जो है अपना विरोधी वेव जीरो रहेगा। लेकिन जैसे ही जो है देली आवृत्ति से ज्यादा हो गई आवृत्ति, तो ये जो है बढ़ना चालू होगा। तो ये सेम इस वाले धातु के लिए भी, धातु बी के लिए भी। इसमें बताना ये चाह रहे हैं कि देखिए इसमें लिखा है कि जो है आवृत्ति जो है वो देली आवृत्ति से ज्यादा है, इसमें भी लिखा है देली आवृत्ति से ज्यादा। फर्क क्या है? इसमें वी नॉट है और इसमें वी नॉट डैश है। तो ये डायग्राम केवल इस चित्र आपको केवल ये बताना चाहता है कि अलग अलग धातुओं के लिए देली आवृत्ति की जो वैल्यू अलग अलग होती है। देली आवृत्ति बदलती रहती है धातु टू धातु। बाकी ये जो है अपना फोटो सेल, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कैसे इस पर प्रकाश पड़ता है। प्रकाश पड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, वो संग्रह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को लेता है। फिर जो सर्किट कंप्लीट होता है, माइक्रो एमीटर जो है वो अपनी धारा को मापता है, और जो है फिर हम इससे पता लगाते हैं कि ऊर्जा जो आई है कि नहीं, मतलब ऊर्जा जो है है कि पड़ी है कि नहीं फोटो सेल पर, जिसको प्रकाश सेल बोलते हैं। तो फोटो सेल या प्रकाश सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक शिल्प प्रौद्योगिक अनुप्रयोग है। यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो प्रकाश सेलों का उपयोग चलचित्रण में ध्वनि के पुनरुत्पादन तथा टेलीविजन कैमरे में दृश्य के क्रमवीक्षण या स्कैनिंग जिसको बोलते हैं, तथा टेलीविजन प्रसारण जिसको टेलीकास्टिंग बोलते हैं, में किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो आपको याद रखना है कि किस चीज में जिसको उपयोग किया जाता है। और बाकी जो है हम आज कुछ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, तो बस यही इस फॉर्मूला डिस्कस करके हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। के बराबर ईवी नॉट अभी डिस्कस किया था, ये भी हमने अभी देखा था। और ये जो है फॉर्मूला कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, बस जो है हमने इसकी वैल्यू जो है इसमें रखी है। और इसे ये वाला फॉर्मूला भी कुछ नहीं है, सेम यही है। बस इसमें अपन ने जो है मतलब हमने जो है इसको जो है ये वाला फॉर्मूला हाँ v की जगह जो है सी बटा लेमडा लिखा है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी सी की जो है अपना आवृत्ति को जो है सी बटा तरंग दैर्घ्य अपन इसको लिख सकते हैं। और जो है ये जो है लेमडा बराबर एच बटा पी, ये तो हमने अभी कुछ पिछले लेक्चर पहले ही देखा था। ये फॉर्मूला भी जो है पिछले लेक्चर तक कुछ नहीं है, उसमें भी जो है एच बटा पी को जो है जो है द्रव्यमान गुणा गति लिख सकते हैं। तो जो है एच स्थिरांक जो है लेंथ स्थिरांक बटा द्रव्यमान गुणा जो है आप उसमें लिख सकते हैं उसको भी। लेमडा बराबर एच बटा पी होता है, जिसमें जो है एच पी की वैल्यू जो है √2m की होती है। कहाँ से होती है मैंने आपको ये बता चुका हूँ पहले भी। जो Q इक्वल्स टू हाफ mv² होता है, उसमें ऊपर नीचे हमने m का मल्टीप्लाई किया था, और फिर mv को जो है p लिखा था, और जहां से हमने ये जो है 2m की वैल्यू निकाली थी। तो उस k की जगह तो हमने ev रख दी, जो हमने बताया था पहले। हम जो यही है जैसे मतलब ये जो k उच्च बराबर ev नॉट है, उसी को हमने ev रख दिया है, यहाँ पे वैल्यू वही है। फिर जो है ये इसमें जो है डायरेक्ट वैल्यू रखने के बाद इलेक्ट्रॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉन के लिए केवल इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू निकल के आती है वो लैम्डा बराबर 1.227 बटा √v है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए जब आप यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो केवल इलेक्ट्रॉन के लिए जो है ये वैल्यू निकल के आती है। कि अगर आपका क्वेश्चन केवल इलेक्ट्रॉन का है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे v की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा रिविजन थर्मल प्रयोग, और जो है उसकी सारांश को जो पढ़ा। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, और बस हमारा चैप्टर यही खत्म हो चुका है। तो आशा है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया। अच्छे से चैप्टर को पढ़िएगा, पूरा अच्छे से रिवाइज करिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए फिर अपना जो है चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय।